वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज सॉल्यूशन का मेरा चौथा क्लास है। इससे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ चुके थे। कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड 2 क्लास दिए थे और पिछला क्लास हम न्यूमेरिकल बताए थे। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट डी पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन में। पार्ट ए खत्म हो गया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, फिर पढ़ेंगे पार्ट सी और पार्ट डी। इसी में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी में सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे। 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े थे सॉलिबिलिटी के बारे में, लेकिन 11th क्लास में 12th क्लास में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सॉलिबिलिटी होता क्या है। तो 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि मान लो वाटर हम ले लिए, सपोज 100 ग्राम वाटर ले लिए, या सपोज 1 लीटर वाटर ले लिए। ठीक, अब ये वाटर क्या, 1 लीटर यहाँ पे वाटर है, इसको हमको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट पहले इसमें ऐड करते हैं। पहले हम क्या किए, थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किए, मान लो 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए, फिर से उसको सेक किए तो वो पहले सॉल्यूशन बन गया, फिर से सॉल्यूट ऐड किए। तो ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं होते रहेगा। एक समय आएगा जब सॉल्यूट इस सॉल्वेंट पे घुलना बंद हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सेचुरेटेड हो गया। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन यही होता है जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक फिक्स अमाउंट है। तो वही सॉलिबिलिटी भी वही चीज बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं, मान लो 1 लीटर पानी में हम मान लो 20 ग्राम शुगर ऐड किए, तो देखे कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर हम ऐड किया, दैट इज कॉल्ड दिस सॉलिबिलिटी। समझ में आया? कोई भी गिवन सॉल्वेंट को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सॉलिबिलिटी। तो हम डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that dissolve in given amount of solvent to form क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो such amount of solute is called solubility। तो वही चीज हम बताएंगे। सॉलिबिलिटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का 2 टाइप होता है। अगर हम इसका टाइप्स का बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिबिलिटी 2 तरह का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का भी वही बात है, डेफिनेशन सॉलिबिलिटी ही है, लेकिन क्या करना है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करते रहे क्या, सॉलिड सॉल्यूट।
ठीक है, लेकिन उसको किस में लेना है, इन ग्राम, दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट बता दिया गया, अमाउंट ले लिया गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेम डेफिनेशन था सॉलिबिलिटी जैसा, लेकिन इसमें बस क्या था, इसमें स्पेसिफाई कर दिए कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम पानी को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो वो सब फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये जो हम अभी टॉपिक स्टार्ट किए हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर्स होगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का, वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे, तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 11th क्लास में एक थ्योरी पढ़े थे, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, तो ये पढ़े थे। सपोज हम दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों केस में हम लिए हैं वाटर, दोनों कंटेनर में वाटर। ठीक है, एक में हम सॉल्ट ऐड करते हैं, NaCl ऐड करते हैं। ठीक है, और एक में हम ऐड करते हैं शुगर। ठीक है, ये हम लोग घरों में भी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि दो कंटेनर है, एक में वाटर, दोनों में वाटर है, लेकिन एक कंटेनर में हम सॉल्ट ऐड किया, दूसरे में वाटर ऐड किया, सॉरी शुगर ऐड की। अब तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ किसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा, कौन जल्दी से घुलेगा, तो सबका जवाब होता है सॉल्ट जल्दी से घुलता है। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, साइज दोनों का सेम है, क्योंकि हम लोग जनरली यही देखते हैं घरों में कि सॉल्ट थोड़ा महीन होता है, शुगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा उसका जो ये होता है, तो इसी का जो बेसिस पे हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों का साइज को सेम करती है, शुगर भी सेम, उसका पार्टिकल का साइज सेम है, सॉल्ट का भी पार्टिकल का साइज सेम है। अब बताओ किसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा, तो हम बोलते हैं कि सॉल्ट का सॉलिबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा कंपेयर टू शुगर। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये, और ये सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूट ये है, यहाँ सॉल्वेंट ये है। यहाँ पे NaCl पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। पोलर मींस जिसमें चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब पोलर है। वाटर भी पोलर है, H+OH-। ये दोनों का नेचर क्या है ना, सेम है। लेकिन यहाँ पे शुगर क्या है ना, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है जी, पोलर है। दोनों में वेरिएशन हो जाता है। वही कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, दोनों सेम हो गया, मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इसके पीछे भी बहुत थ्योरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये दरअसल हम लोग बस 11-12 में बोल देते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन ये भी एक कंसेप्ट होता है, जस्ट उसका थोड़ा सा हम लोग ये बात किए। तो यही हुआ कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम नेचर देन सॉलिबिलिटी इज ग्रेटर, लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट नेचर का होगा देन सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो वही लिख रहे हैं,
ये किस कंसेप्ट पे आया है? लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। तो वही लिख रहे हैं, इफ बोथ आर सिमिलर इन नेचर देन solubility is higher। लेकिन हम बोलेंगे if both are different in nature then solubility is lower। बस इसमें हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, salt is more soluble in water than sugar। पहला फैक्टर्स समझ में आया, पहला फैक्टर्स नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर्स हम बात करेंगे, हाँ हम जल्दी से मिटा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, फिर भी कोई डाउट होगा, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो हम नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर्स का हम बात करते हैं। दूसरा फैक्टर्स जो है हमारा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट डालता है, तो देखो कैसे टेम्परेचर सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। इसको समझने से पहले हम समझते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को। 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। उसमें बोला गया था कि अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, ठीक है समझना ध्यान से, अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होता है, ये पढ़े थे, और टेम्परेचर घटाने से बैकवर्ड। उसी तरीके से अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये ली चैटलियर्स हम लोग को बोला था, और इस कंसेप्ट का यूज हम लोग आगे करेंगे, बहुत जगह करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में 12th में हम लोग करते हैं ली चैटलियर्स का यूज। मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और टेम्परेचर घटाने से बैकवर्ड। उसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो टेम्परेचर का ही हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सॉलिबिलिटी पे कैसे होगा, तो सुनो, इसमें दो केस है, ठीक। केस 1 में हम बोलते हैं कि इफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडोथर्मिक, ठीक। सुनना, फिर से बोल रहे हैं कि अगर तुम सॉल्ट को डिसॉल्व किए वाटर में और वो प्रोसेस अगर इंडोथर्मिक है, ठीक है, ऐसे जनरली देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट, खास करके जितने भी आयोनिक सॉल्ट होते हैं, वो सभी को जब पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो जो प्रोसेस होता है वो इंडोथर्मिक होता है। लेकिन कोवेलेंट जितने भी होते हैं, कोवेलेंट सॉल्ट लाइक Na2CO3, NaHCO3, ये सब को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो उससे हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट का सॉलिबिलिटी या डिसॉल्विंग इन वाटर वो इंडोथर्मिक होता है। तो वही बोल रहे हैं कि इफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडोथर्मिक देन सॉलिबिलिटी increases with increase in temperature। ली चैटलियर्स, अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। वही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसीलिए याद करो, हम लोग पढ़े थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, शुगर को वाटर में मिला दिया, सैचुरेटेड बन गया, लेकिन उसको फिर से हीट करते थे तो फिर से वहां पे शुगर या सॉल्ट घुलना चालू हो जाता था, इसी वजह से। तो वही बोल रहे हैं कि अगर डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंडोथर्मिक है देन सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
एग्जाम्पल जितना भी आयनिक सॉलिड है NaCl, KCl, NaNO3, ठीक है, ETC। यहाँ पे हम कौन सॉलिड का बात कर रहे हैं? आयोनिक सॉल्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कुछ कुछ सॉल्ट वैसे होते हैं जिसका डिसॉल्विंग इन वाटर कैसा होता है? एक्सोथर्मिक है। तो इसीलिए यहाँ पे केस 2 हम बना रहे हैं। केस 2 क्या बोल रहा है? सेम इफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, देन solubility decreases with increase in temperature। एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaHCO3, K2CO3, Na2CO3, etc, ये सभी कोवैलेंट सॉल्ट होते हैं। तो ये सभी के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये हम बात करें। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर्स जो होता है वो होता है प्रेशर। और प्रेशर का सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये लिख रहे हैं प्रेशर डू नॉट इफेक्ट solubility of solid in liquid। जल्दी से नोट करो, ठीक है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। तो आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सेकेंड टाइप में हम आते हैं, इसका मिटा दे। देखो सेकंड है टाइप 2। और ये टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। हालांकि हम पढ़ लिए हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ना है इसीलिए हमने पढ़ाया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका सेकेंड टाइप, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी से आएगा हेनरीज लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता क्या है? तो डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो मान लो 1 लीटर पानी ले लो। 1 लीटर पानी को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, कैसा सॉल्यूट? गैसियस सॉल्यूट, वही चीज। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं डेफिनेशन। It is the maximum amount of gaseous solute that dissolve in 1 liter of solvent to form saturated सॉल्यूशन। डेफिनेशन में एक चीज हम उसमें भी लिखना शायद भूल गए कि जितना भी सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं वो एट गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर को फिक्स रखना है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं फिर सॉल्यूट भी ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी वही लिखना था, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड solubility of gas in liquid। ठीक है,
चल, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका फैक्टर्स इफेक्टिंग, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसमें कुछ भी हम लोग मिस नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग solubility of gas in liquid। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला फैक्टर सेम जो अभी हम लोग पढ़े वो था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल वही है जो अभी पढ़े कि इफ बोथ आर इन सिमिलर नेचर, ठीक है। गैस भी होता है, गैस पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है। जैसे अमोनिया और वाटर का सॉलिबिलिटी बात करें या CO2 वाटर का बात करें, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं नेचर का। तो वही बोलता है कि अगर गैस का और लिक्विड का दोनों का नेचर सेम रहेगा तो सॉलिबिलिटी हायर होगा, अगर दोनों का नेचर में डिफरेंस आएगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो पहला फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकंड फैक्टर्स पे आते हैं। सेकंड वाला फैक्टर, इससे सवाल आते हैं, वह है टेम्परेचर। सॉलिड में दो केस पड़े थे कि अगर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटेगा, और अगर इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। दो केस। लेकिन याद रखना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा कोई भी गैस को पानी में डिसॉल्व करो, हमेशा हीट क्या होगा, उससे रिलीज होगा। तो वही बोल रहे हैं सिंस। हाँ, तो पहला फैक्टर हम लोग पढ़ लिए थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम होता है तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों का नेचर में वेरिएशन होता है तो सॉलिबिलिटी कम होगा। दोनों का केस सेम ही है उसमें भी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा इसमें अलग है, और ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या टेम्परेचर है सुन लो। हमेशा याद रखना कि कोई भी लिक्विड में कोई भी गैस अगर डिसॉल्व होता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, वही चीज हुआ कि सिंस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, so when we increase the temperature the solubility of gas in liquid क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो उसमें पढ़े थे। इसीलिए एक सवाल CBSE में बहुत बार आया है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों होता है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में जिंदा रहते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को, जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे गर्मी के दिन में खास करके टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है पानी में उसका कंसंट्रेशन कम होता है। मतलब पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका सॉलिबिलिटी घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो तालाब में या कहीं भी मछली, बहुत सारे मछली मर जाते हैं। रीजन यही होता है कि वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सॉलिबिलिटी है पानी में वो बहुत कम हो जाता है। वही चीज इसमें भी होता है। इसका भी आंसर वही चीज है कि वार्म वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल्स ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो सभी वार्म वाटर में कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू वार्म वाटर। ये हो गया। थर्ड फैक्टर्स में हम लोग आते हैं। थर्ड दैट इज प्रेशर। इसी पे आया है हेनरीज लॉ। अभी हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ।
तो समझते हैं प्रेशर। तो सिंपल सा बात है कि गैसेस मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एस्केप आउट। ये तो हम लोग जानते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा उड़ना चाहता है, ठीक है। इसीलिए प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑन लिक्विड पे। तो वही हम लिख रहे हैं, सिंस गैसेस मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू escape out, hence pressure is the most important factors for solubility of gas in लिक्विड। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, अब ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, सब लिक्विड में घुला हुआ है, तो गैस मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एस्केप आउट, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल एस्केप करना चाहेगा? एस्केप होगा? नहीं होगा। मतलब जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस बात हम लोग देखते ही है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल मजबूर हो जाएगा वही पानी में रहने के लिए। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड increases with increase in pressure। जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आते हैं हेनरीज लॉ पे। हाँ, तो देखो हेनरीज लॉ, इसको हम इस पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइन लगाएं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में एक तो वो टेम्परेचर का सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है हेनरीज लॉ, उसका एप्लीकेशंस और हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हेनरीज लॉ बिल्कुल प्रेशर का इफेक्ट बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट था हेनरीज का, उसने बोला था कि प्रेशर जितना तुम बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ गैस किसी लिक्विड में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द मास ऑफ डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड और इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना मास, उतना अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। लेकिन टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग से बोल रहे हैं टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम अगर मैथमेटिकली बात करें तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और इसी को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो m इज इक्वल टू के एच इंटू पी, ठीक है। जहां पे वेयर m इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड है या सॉल्यूशन, p क्या है जी? प्रेशर है, और KH इज हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बहुत तरीके का हम लोग बात करते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट जो हेनरीज का था वो द मास ऑफ डिसॉल्विंग गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। मतलब प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। लेकिन हेनरीज लॉ का जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये तो पहला स्टेटमेंट था कि द मास ऑफ डिसॉल्विंग गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। लेकिन हेनरीज ने बोला कि हम मास ऑफ गैस को या अमाउंट ऑफ गैस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। कैसे? देखो, अगर कोई सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। हम लोग को पता है कि अगर 10 मोल है, 20 मोल है, 30 मोल है,
तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा जी? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। तो दूसरे स्टेटमेंट में हेनरीज ने मास ऑफ अमाउंट ऑफ गैस को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो उसका दूसरा स्टेटमेंट है, वो है सेकेंड स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस above over a solution, the pressure of gas मतलब सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है, ठीक है, वही बोल रहा है कि द प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of gas dissolved in solution. कब? When temperature is constant. Same चीज। इससे पहला स्टेटमेंट में भी वही बात किया गया था कि जितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। लेकिन इस स्टेटमेंट में वही सेम चीज बोला गया कि जब हम अमाउंट ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हम बोलेंगे कि एग्जाम में अगर आएगा हेनरीज लॉ, दोनों लॉ सही है, लेकिन एनसीईआरटी ज्यादा फोकस इस स्टेटमेंट पे करता है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में इसी को लिखना है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं हेनरीज लॉ, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन स्टेटमेंट लिखे, पढ़ाएं, तो दोनों है। तो हम बोलेंगे इसी को लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। या सबसे अच्छी बात है दोनों लिख दो, वो तो सबसे बेस्ट बात होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। हम स्टार्टिंग के क्लास में बताए थे ना कि मोलालिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसा है जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। अभी काम आएगा ना जो न्यूमेरिकल में। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो P इज इक्वल टू KH लिख सकते हैं इंटू X, जहां पे KH क्या है जी? सेम वही हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जल्दी से लिखो इसको। हो गया? पॉज करके लिख लेना। लेकिन ये तो सिंगल गैस का बात किया, लेकिन हेनरीज ने बोला एक कंडीशन रखा जिसको हम लोग नोट में लिखते हैं। नोट में लिखते हैं कि अगर कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, सॉल्यूशन है, और उसमें मान लो 3 टाइप का गैस है, A, B, C, ठीक है। तो हर गैस का अपना प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो इसको हम बोलेंगे, इस गैस का प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा लिक्विड में, वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टोटल प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये गैस क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो वही नोट में लिखा रहे हैं कि इफ मोर देन व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 गैस, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जिसका भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो वही लिखा नोट में, इफ सॉल्यूशन containing more than 1 gas, then
पार्शियल प्रेशर ऑफ any gas depends upon then partial pressure of any gas is directly proportional to its mole fraction. तो ये था हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। अब हम लोग हेनरीज लॉ में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्राफ पढ़ते हैं। हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हम लोग को पता क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ बनाए सिंपल सा, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जहां पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ये c, यहाँ तो c नहीं है, यहाँ तो c क्या है, 0 है। अगर किसी का इंटरसेप्ट 0 होता है मतलब उसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास होगा। तुम देखो कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, y एक्सिस में p को रखते हैं, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन को रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और इंटरसेप्ट इसमें 0 है, मतलब ये ओरिजिन से डायरेक्टली पास होगा। लेकिन इसका स्लोप बात करें तो स्लोप किसके बराबर होगा जी, KH के बराबर, ये स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। अगर हम इसमें यूनिट ऑफ KH का बात करें तो देखो हम लोग को पता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब तुम ही बताओ, x का कोई यूनिट होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये तो यूनिट है नहीं, तो KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है। तो KH का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर, मतलब यूनिट ऑफ KH क्या होगा, या तो ATM होगा, या बार होगा, या पास्कल होगा, या mm ऑफ Hg होगा, मतलब जो प्रेशर का यूनिट होता है वही KH का यूनिट होगा। चलो लिख लो जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ KH, KH कब बढ़ेगा, KH कब घटेगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखो दो प्रॉपर्टीज में क्या है, क्योंकि हमको हेनरीज लॉ पता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक। अच्छा KH को हम लिख सकते हैं P बाय एक्स, लिख सकते हैं। x जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, ये तो हम लोग को पता है, x इज द मोल फ्रैक्शन। तो पहला कंडीशन होगा कि सॉलिबिलिटी, जब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होगा, मतलब जब x का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन। तो पहला केस क्या हम बोले, when solubility of gas in liquid increases then KH क्या होगा जी। देखिए समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया होगा। हम फिर से बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट ऑफ गैस, अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होगा, मतलब x ज्यादा है, तो KH तो कम होगा ना, क्योंकि ये दोनों का इनवर्स रिलेशन है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, अच्छा तुम बताओ कि जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, घटेगा। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जब सॉलिबिलिटी घटेगा तो KH का वैल्यू क्या होगा,
बढ़ेगा। तो वही सेकेंड केस लिख रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। यहाँ अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है तो KH तो इंक्रीज होगा, हेंस KH वैल्यू इंक्रीजेस। और एक चीज हम तुम लोग को बता रहे थे, जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन के एक फॉर्म में ले रहे हैं। क्वेश्चन है, एक बुक में क्वेश्चन है कि इफ KH ऑफ डिफरेंट गैस, ठीक है, इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, KH दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है गैस। ये अप्रोक्स का वैल्यू हम लिख रहे हैं, KH का वैल्यू किलो बार में, ठीक है। KH का वैल्यू जैसे हीलियम का दिया हुआ है 144, H2 का दिया हुआ है 75 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 35। अब अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ किसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा, तो सिंपल सा बात है, अभी हम बताएं कि अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, KH का वैल्यू इसका ज्यादा है मतलब इसका सॉलिबिलिटी सबसे कम, मतलब जिसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा, सॉरी जिसका KH का वैल्यू सबसे कम होगा उसका सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब ये इसका सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा। और एक चीज, KH गैस पे तो डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्वेंट सेम लिए हैं वाटर, ये दूसरा सॉल्वेंट रहता तो शायद मतलब उसका KH का वैल्यू वेरी कर जाता। सिंपल सा बात है, KH इन सब के अलावा KH किस पे डिपेंड करता है जी, नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करता ही है, गैस का नेचर अलग अलग होने पे KH अलग होगा, एज वेल एज ये दूसरा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ KH एंड ग्राफ ऑफ KH। फिर थ्योरेटिकल में लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हम इसको समझा देते हैं पहले, फिर हम इसको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें 3 एप्लीकेशंस हम लोग को मेनली पढ़ना है। सबसे पहला एप्लीकेशंस है, ये हम लोग जितना भी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में हम लोग यूज किए हैं। पहला कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल्स होते हैं उसको टाइट सील्ड किया जाता है। क्यों? नॉर्मली मतलब वही हम लिख रहे हैं, द बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम हाई प्रेशर में पैक्ड करेंगे तो उस गैस में, सॉरी उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो CO2 घुला हुआ है उसका सॉलिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होता है। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स का जितने भी बोटल्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, वो सभी को सील्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, ताकि उसमें सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 बना हुआ रहे, CO2 का सॉलिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहे। पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग एनोक्सिया का केस जानते हैं। एनोक्सिया एक डिजीज होता है जिसमें इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता है। सोच क्यों नहीं सही से पाता है वो हम लोग देखते हैं। ये जनरली उन लोगों को होता है जो हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं। क्या होता है ना, हम लोग को पता है, ये मान लो हमारा लैंड है, ये जमीन है, हम लोग को पता है कि जमीन से जब नीचे की ओर बढ़ोगे तो प्रेशर क्या होता है ना, बढ़ता है, लेकिन ऊपर की ओर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटता है। मतलब जो लोग हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं वहां पे प्रेशर कम होने की वजह से उन लोगों का ब्लड में ऑक्सीजन का जो सॉलिबिलिटी होता है वो कम होता है। हम लोग को पता है कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ता है, लेकिन वहां पे हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो लोग का जो ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से
वो लोग सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं, थिंक नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। और ये किस में आता है? हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में। थर्ड जो एप्लीकेशन इसमें है वो भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसको बैंड्स बोलते हैं। अब ये बैंड्स किसको होता है? नॉर्मली जो सी डाइवर्स होते हैं उन लोग को ये बीमारी होता है। बीमारी नहीं, मेडिकल कंडीशंस बोलते हैं। कैसे? देखो, तो जितने भी सी डाइवर्स मतलब गोताखोर जो समुद्र के नीचे जाते हैं, तो जितने भी सी डाइवर्स होते हैं वो सांस लेने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं अपने साथ। तो उसके सिलेंडर में कौन कौन गैस होते हैं जी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होते हैं। क्या होगा जब वो समुद्र के नीचे, सी के नीचे जाते हैं, तो हम बोले कि नीचे जाने पे प्रेशर क्या होता है जी? बढ़ता है। ठीक है, ऊपर प्रेशर घटता है। तो जब वो लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन दोनों गैस का सॉलिबिलिटी ब्लड में क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नीचे गया, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब क्या होता है, वो लोग जब ऊपर आते हैं तो ये दोनों गैस क्या होगा? रिलीज होना चाहेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो रिलीज होना चाहेगा। ऑक्सीजन तो इजिली रिलीज होता है, लेकिन नाइट्रोजन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जिसकी वजह से वो सी डाइवर्स के जो कैपिलरीज होते हैं उसमें ये बबल्स के फॉर्म में रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन गैस, और वो वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को बहुत हार्ड पेन होता है वहां पे उस समय, क्योंकि ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस उसके कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा, और वो कभी कभी डेंजरस टू लाइफ भी होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैंड्स। तो तीन चीज पढ़े हैं, जिसमें से कोई भी दो एप्लीकेशन एग्जाम में लिखने आता है। पहला कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का जितने भी बोतल्स होते हैं उसको हाई प्रेशर में बंद किया जाता है ताकि CO2 का सॉलिबिलिटी क्या हो? उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में ज्यादा रहे, पहला। दूसरा हम बताएं एनोक्सिया। एनोक्सिया जो हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं वो लोग का ब्लड में ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं ढंग से। थर्ड बैंड्स, वो सी डाइवर्स को होता है, लेकिन बैंड्स से बचने के लिए अब सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को नहीं मिलाया जाता है, बल्कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलावा उसमें हीलियम गैस को भी कुछ डाइल्यूट करके मिलाया जाता है, ताकि बैंड्स वाला कंडीशन नहीं आए। तो कौन कौन गैस मिलाया जाता है? तो 11.7% हीलियम मिलाया जाता है, प्लस 56.2% नाइट्रोजन मिलाया जाता है, और 32.1% ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है। तो अब ये तीन गैस को मिला के भेजा जाता है ताकि वो लोग को प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया? इसका नोट्स लिंक में हम शेयर कर देंगे, उसके लिए ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल है, जिसमें से हम लोग हेनरीज लॉ में 2 फॉर्मूला पढ़े। पहला फॉर्मूला था M = KH × P, और दूसरा फॉर्मूला जो पढ़े थे वो था P = KH × X। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम इथेन इज 1 बार। मतलब पहला कंडीशन में तुमको प्रेशर कितना दिया हुआ है जी? 1 बार दिया हुआ है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। देखो M इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, M कितना दिया हुआ है जी? 6.56 × 10⁻²। ठीक है, पहला कंडीशन। इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? देखो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इन दोनों का यूज करके हम क्या निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम लोग को पता है M = KH × P, तो हम KH का वैल्यू निकाल सकते हैं M/P। M कितना है जी? 6.56 × 10⁻², प्रेशर है 1। ठीक, ये हम KH का वैल्यू निकाल दिए इसके केस में, पहला केस में दिया हुआ। अब दूसरे केस में बोलता है कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो प्रेशर निकालने बोलता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है जी? अब देखो दूसरा केस में 5 × 10⁻² दिया हुआ है, और KH हम निकाल चुके हैं।
6.56 इंटू 10 का पावर -2। तो हमको क्या पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है। फिर से हेनरीज लॉ लगा, m इज इक्वल टू क्या होता है के एच इंटू पी। हमको p पूछ रहा है तो p क्या होगा जी, m बाई के एच। m कितना ग्राम के लिए पूछा है, 5 इंटू 10 का पावर -2, और के एच कितना है 6.56 इंटू 10 का पावर -2। जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.762 बार। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, जल्दी से लिखो। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है जी हम लोग को पास, KH दिया हुआ है। KH कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल में दे दिया। ठीक, चलो ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। 1 लीटर सोडा वाटर में CO2 का क्वांटिटी बताना है जब उसको 2.5 ATM प्रेशर में पैक्ट किया गया है। मतलब प्रेशर भी दे दिया है। कितना दिया हुआ है जी, 2.5 ATM, लेकिन क्योंकि KH का वैल्यू पास्कल में है और हम लोग को पता है कि 1 ATM इक्वल टू होता है 10 का पावर 5 पास्कल। हम इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 2.5 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, 2 दे दिया। तो हम लोग से अमाउंट ऑफ CO2 पूछ रहा है 1 लीटर सोडा वाटर में। अमाउंट ऑफ CO2 मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन पहले पता करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम लोग को पता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पूछ रहा है। प्रेशर दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 का पावर 5। पहले एक सेकेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को हम लिख सकते हैं P बाई KH। तो क्या लिखेंगे बताओ, P कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 का पावर 5 और ये दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 का पावर 8। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -3। इतना आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CO2, ग्राम में पूछ रहा है कितना ग्राम CO2 डिजोल्व होगा 1 लीटर वाटर में जब उसको पैक किया गया है 2.5 ATM में। देखते हैं। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है। मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसमें बनाया गया, वाटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 का पावर -3। लेकिन इसमें और एक चीज है, ये तुम लोग इक्विलिब्रियम में 11 में हम लोग पढ़ते थे कि सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मच हायर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सॉल्यूशन में वाटर का मोल्स CO2 के मोल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग CO2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन पार्ट से। सॉल्यूशन पार्ट नीचे वाला है, इससे नेग्लेक्ट कर दो तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर दिए, ये बहुत कम है। CO2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 का पावर -3। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा जी, तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब तुम बोलोगे वाटर का वेट कहाँ दिया हुआ है, मेरे पास वाटर नहीं है। लेकिन याद रखना वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है ना जी, कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है वॉल्यूम। और डेंसिटी वाटर को ट्रीट करते हैं प्योर वाटर का 1। तुम ही बताओ, इधर तो लिख लिए होगे, इधर को हम मिटाते हैं।
अगर 1 लीटर वाटर है मतलब 1000 ml और डेंसिटी कितना है जी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वाटर का डेंसिटी प्योर वाटर का। तो बताओ हम लोग को पता है ना डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब कितना डेंसिटी 1 वॉल्यूम 1000, तो 100 ग्राम नहीं आ गया जी, सॉरी 1000 ग्राम। तो वाटर का मास हम लोग को कितना पता है 1000 ग्राम, क्योंकि प्योर वाटर का वॉल्यूम 1 होता है, सॉरी प्योर वाटर का डेंसिटी 1, वॉल्यूम है 1000 ml, तो वेट कितना हो जाएगा 100, यहाँ हम बताएं कैसे निकालें। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो ये आएगा 55.55 मोल। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम वहां पुट करते हैं इस पे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना 1.5 इंटू 10 का पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और वाटर का कितना है 55.55 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 का पावर -3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8.4 इंटू 10 का पावर -2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। लेकिन फिर से हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, इरिटेट नहीं होना इसमें, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रहता है लेकिन आसान है। तो बताओ कितना दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 8.4 इंटू 10 का पावर -2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है 8.4 इंटू 10 का पावर -2। वेट वही पूछ रहा ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 बाय मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 2 22 32, तो 44 हुआ। तो वेट कितना हो जाएगा 44 इंटू 8.4 इंटू 10 का पावर -2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3.7 ग्राम CO2 डिसॉल्व था, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले हम इतने बता दे रहे हैं कि जितना भी पढ़ा रहे हैं उन सबको घर में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितना भी जो टॉपिक जैसे जैसे हो रहा है, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में या पर्सनली हमसे सवाल पूछ सकते हो। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड